नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे, देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों की तादाद 2.5 लाख के पार भले ही पहुंच गई है, लेकिन इनमें से करीब 1.25 लाख मरीज ठीक भी हो गए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धि वाले राज्यों के जिलों के कलेक्टरों, नगर आयुक्तों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। आपको बताएंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को कर्ज की बिक्री को लेकर नियमों के एक व्यापक मसौदे को पेश किया है, जो नियमित भुगतान वाले कर्ज या अटके पड़े कर्ज या फंसे हुए कर्ज यानी एनपीए हो सकते हैं। इसके अलावा जानेंगे देश और दुनिया में कोविड-19 की स्थिति कैसी है। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों की तादाद 2.5 लाख के पार भले ही पहुंच गई हो, लेकिन इनमें से करीब 1.25 लाख मरीज ठीक भी हो गए हैं और इसी के साथ साथ जिंदगी की रफ्तार धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। लॉकडाउन के चलते बंद धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स, होटल और कार्यालय देश के कई हिस्सों में कल से खुल गए। भक्तों को करीब 2.5 महीने बाद तमाम एहतियातों के साथ मंदिरों में दर्शन करने का मौका मिला। वहीं शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स, होटल में काम करने वाले कर्मचारी भी काम पर लौट गए। अनलॉक 1 के तहत देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सोमवार से धार्मिक स्थल नए नियमों के साथ खुल गए, लेकिन कई तरह की पाबंदियां भी लागू हैं। केंद्र की तरफ से राज्य को दी गई हिदायत के तहत धार्मिक स्थलों पर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपायों से जुड़े सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्च के बाहर श्रद्धालुओं की कतार दिखाई दी। लोगों ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम किए गए। सिर्फ 5 लोगों को ही एक बार में मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। हालांकि वाराणसी में मंदिर फिलहाल नहीं खोले गए हैं। कर्नाटक में भी कई शहरों में सुबह से ही धार्मिक स्थलों को आमजनों के लिए खोल दिया गया, जहां लोगों ने पहुंचकर पूरी सावधानी के साथ ईश्वर की आराधना की। कोरोना का डर है, लिहाजा धार्मिक स्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से मंदिरों में किसी भी तरह के प्रसाद को नहीं बांटने की हिदायत दी गई है। हालांकि कुछ राज्यों ने धार्मिक स्थलों को कुछ दिन और बंद रखने का फैसला किया है। मथुरा के सभी मंदिर 30 जून तक बंद रहेंगे। माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शनों पर भी अभी रोक है। काशी के सभी मंदिर भी फिलहाल बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के सभी धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे, क्योंकि कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले यही हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और होटल्स भी अनलॉक 1 के तहत सोमवार से नए नियमों के साथ खुले। हालांकि इन जगहों पर लोगों के लिए केंद्र की तरफ से जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य रखा गया है। लोगों ने शॉपिंग मॉल में एक लंबे समय के बाद प्रवेश किया है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए सभी सावधानियां बरती गई। सभी मॉल को सैनिटाइज किया गया। प्रवेश द्वार पर कर्मचारियों और आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। मास्क और आरोग्य सेतु ऐप को जांचकर ही लोगों को मॉल में प्रवेश दिया जा रहा है। दुकानों में भी क्षमता के लिहाज से एक बार में 50% ग्राहकों को प्रवेश दिए जाने की बात की जा रही है। रेस्टोरेंट की बात करें तो इनमें भी पूरी सावधानी और नियमों का पालन करते हुए ग्राहकों के बैठने का इंतजाम किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कुर्सियों के बीच दूरी बनाई गई है। ढाबों पर भी ग्राहकों के लौटने से रौनक बढ़ गई है। उम्मीद की जा रही है कि होटल, रेस्टोरेंट खुलने से खाद्य सामग्रियों और सब्जियों की मांग और खपत दोनों बढ़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में कोविड-19 की स्थिति की बात करें तो भले ही देश में कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की संख्या 2.5 लाख के पार पहुंच गई हो, लेकिन इनमें करीब आधे लोग स्वस्थ हो चुके हैं। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट 48% से अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,802 रोगी कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक कुल 1,24,000 से ज्यादा रोगी अब तक ठीक हो चुके हैं
और देश में कोविड-19 महामारी के रोगियों की स्वस्थ होने की दर 48.35% है। वहीं 9,983 लोगों में संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,56,611 हो गई है। इनमें सक्रिय मामलों की तादाद 1,25,381 है। कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा देखें तो सुबह 9 बजे के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 206 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है। इसके बाद देश में कोरोना की वजह से कुल मृतकों की संख्या 7,135 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धि वाले राज्यों के जिलों के कलेक्टर्स, नगर आयुक्तों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। देश में 10 राज्यों में 38 जिलों के 45 नगर निगमों में कोविड-19 रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये जिले महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों के इन अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में महामारी से निपटने के उपायों और निगरानी के तौर तरीकों के बारे में सलाह दी गई है। मृत्यु दर में कमी लाने के लिए भी अधिकारियों को ज्यादा जोखिम वाले रोगियों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों वाले लोगों को प्राथमिकता देने के साथ साथ महामारी से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने और समय रहते संक्रमण का पता लगाकर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण का पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया था, लेकिन पहले धीरे धीरे मामलों के बढ़ने के साथ पिछले दिनों ये तेजी से बढ़े हैं और वायरस की टेस्टिंग बढ़ने से जून महीने की शुरुआत से ही हर रोज 9,000 से 10,000 के बीच नए मामले सामने आ रहे हैं। सिर्फ पिछले 5 दिन के अगर हम आंकड़े देखें तो 50,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। आइए एक नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण की रफ्तार को देखें तो कोरोना वायरस का पहला मरीज इस साल की शुरुआत में 30 जनवरी को मिला था। इसके बाद कोरोना के मामलों को 50,000 तक पहुंचने में करीब 98 दिन लगे और 7 मई को देश के विभिन्न इलाकों में कुल मिलाकर 50,000 से ज्यादा केस आ चुके थे। इसके बाद 12 दिन में ये मामले दोगुने होकर 1 लाख हो गए। 8 दिन बाद 27 मई को मामले 1.5 लाख तक पहुंच गए और इसके बाद अगले 7 दिन में यानी 3 जून को देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख पार कर गई, जबकि पिछले 5 दिन के अंदर देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की कुल तादाद 2.5 लाख को पार कर गई है। भले ही दुनिया के कुछ देशों में कोरोना संक्रमण के मामले पहले की तुलना में कम आ रहे हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर ये और खतरनाक हो रहा है। ये कहना है विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रस अधानोम घेब्रेयेसस का। उन्होंने कहा कि बीते 9 दिनों में संक्रमण के 1 लाख से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है और जितने भी मामले सामने आए हैं उनमें से 75% मामले सिर्फ 10 देशों में हैं। उनमें भी ज्यादातर मामले अमेरिका और दक्षिण एशिया से हैं। टेड्रोस ने हालांकि इस बात के भी संकेत दिए कि कुछ देशों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा, अलग अलग अध्ययनों से ये बात स्पष्ट होती है कि वैश्विक स्तर पर अभी भी एक बड़ी आबादी संक्रमण के लिहाज से अति संवेदनशील है। कोरोना महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन से इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.2% की गिरावट आएगी। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण विकसित देशों में मंदी दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी होगी। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक वृद्धि में चालू वित्त वर्ष में 7% की गिरावट आएगी, क्योंकि घरेलू मांग और आपूर्ति, व्यापार और वित्त बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। वहीं उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में इस साल 2.5% की गिरावट की आशंका है, जो कम से कम 6 दशक में पहली गिरावट होगी। कोविड-19 महामारी और कई चरण में लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है और विश्व बैंक का मानना है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 3.2% तक सिकुड़ जाएगी। हालांकि अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत भी दिए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वर्ष फिर से बाउंस बैक कर पटरी पर वापस आ जाएगी।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना वायरस महामारी को हाल के इतिहास में सबसे विघटनकारी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तत्परता से जुटा है। उपराष्ट्रपति ने ये बातें एक दैनिक अखबार में लिखे अपने लेख में कही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक दैनिक अखबार में रिलाइंग ऑन इंडिया शीर्षक से लेख लिखा है। उन्होंने लिखा है कि दुनिया के सभी देश अपने अपने स्तर पर इस महामारी से निपटने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे में जीवन की रक्षा और आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के बीच का सूक्ष्म संतुलन बनाना बेहद कठिन है। भारत भी इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तत्परता से जुटा है। लेख में उन्होंने कोरोना वायरस महामारी को हाल के इतिहास में सबसे विघटनकारी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक करार दिया है। देश में लॉकडाउन के 4 चरणों के बाद अब अनलॉक करके नए नए दरवाजे खोलने की कोशिश की जा रही है। सरकार की कोशिश है कि समावेशी समान विकास के लिए संभावनाओं को खोजा जाए, नई मूल्य श्रृंखलाओं की खोज की जाए जो कि धन का सृजन करें, अप्रयुक्त मानव क्षमता का दोहन करें और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करें। देश एक ऐसे मिशन पर काम कर रहा है जो देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में देश भर में विकास की शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक मिशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यानी डायट ने कोविड-19 से निपटने के लिए अनन्या नाम का नैनो टेक्नोलॉजी आधारित संक्रमण रोधी स्प्रे विकसित किया है, जिसके छिड़काव से हर तरह की सतह को संक्रमण मुक्त किया जा सकता है। इसका उपयोग स्वास्थ्यकर्मी और आम आदमी आसानी से कर सकते हैं। साथ ही इसका बड़े पैमाने पर भी उपयोग किया जा सकता है। ये स्प्रे 6 महीने तक कारगर रहता है। स्प्रे के वाणिज्यिक उत्पादन की तैयारियां जारी है। वहीं गुवाहाटी स्थित राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ने कोविड-19 के संक्रमण के घातक प्रसार से बचाव के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण विकसित किए हैं। NIPER गुवाहाटी ने एक 3D रोगाणुरोधी फेस शील्ड विकसित की है, जिससे संक्रमण से बचा जा सकेगा। ये पहनने में भी आसान है और इसके साथ ही संस्थान ने 3D प्रिंटेड कई लेयरों वाला विषाणु रोधी मास्क और 3D प्रिंटेड हैंड्स फ्री बहुउपयोगी उपकरण को विकसित किया है। भारतीय वायुसेना ने पृथक परिवहन के लिए एक एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड का डिजाइन, विकास और निर्माण किया है।
इसका उपयोग ऊंचाई वाले और दूर दराज के क्षेत्रों में कोविड-19 समेत गंभीर संक्रामक रोगियों को निकालने के लिए किया जाएगा। दरअसल कोविड-19 को महामारी घोषित किए जाने के बाद हवाई यात्रा के दौरान कोविड-19 के रोगियों से संक्रमण फैलने के खतरे से निपटने के लिए अलग किस्म की निकासी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई। कोरोना वायरस के जल्दी और सस्ते टेस्ट को लेकर भी विभिन्न संस्थान काम कर रहे हैं। हैदराबाद के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए एक ऐसी किट विकसित की है जो सिर्फ 20 मिनट के अंदर परिणाम दे सकती है। आईआईटी हैदराबाद ने कोविड-19 के टेस्ट के लिए कम लागत वाली एक टेस्ट किट विकसित की है जो महज 20 मिनट में परिणाम दे सकती है। शोधकर्ताओं का दावा है कि ये किट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी RT-PCR से अलग है, जो कि वर्तमान में कोविड-19 के टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक टेस्ट किट को 550 रुपए की लागत से विकसित किया जा सकता है और बड़े पैमाने पर उत्पादन होने पर इसे घटाकर 350 रुपए तक किया जा सकता है। टीम ने हैदराबाद ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इसका परीक्षण किया है और अब ICMR से अप्रूवल की मांग की है। कम लागत वाली इस टेस्ट किट को कहीं भी ले जाना आसान है और ये किट मरीज की जांच के बाद वहीं पर रिजल्ट दे सकती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक उन्होंने कोविड-19 जीनोम के संरक्षित क्षेत्रों के एक अनूठे क्रम की पहचान की है। इससे पहले IIT दिल्ली ने RT-PCR पर आधारित एक टेस्ट किट विकसित की थी, जिसके लिए ICMR से जांच के लिए अप्रूवल मिल गया है। अब IIT हैदराबाद ने कम लागत वाली टेस्ट किट विकसित की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन को कैंसर रोधी दवा IIIM 290 के नैदानिक परीक्षणों के लिए मंजूरी मिली है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के मुताबिक इस दवा का उपयोग पैनक्रियाटिक यानी अमाशय के कैंसर के इलाज में किया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन यानी IIIM CSIR का ही अंग है। इस नैदानिक परीक्षण का मकसद अमाशय कैंसर के रोगियों में प्रारंभिक प्रभावकारिता संकेतकों के साथ मानव में यौगिक सुरक्षा, सहनशीलता और जोखिम का आकलन करना है। तेलंगाना सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच 10वीं कक्षा के सभी छात्रों को परीक्षा लिए बिना अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए परीक्षाएं आयोजित करना संभव नहीं होगा। राज्य में 10वीं कक्षा के करीब 5,35,000 छात्र हैं और अब उन्हें आंतरिक मूल्यांकन अंकों के आधार पर प्राप्त ग्रेडों के अनुसार प्रमोट कर दिया जाएगा। इस बीच गुजरात बोर्ड 10वीं के नतीजे आज घोषित किए जा सकते हैं। समुद्र सेतु के अगले चरण में भारतीय नौसेना का जहाज शार्दुल ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से 233 भारतीयों को लेकर रवाना हो गया है। जहाज के 11 जून को गुजरात के पोरबंदर पहुंचने की उम्मीद है। INS शार्दुल जहाज पर कोविड से संबंधित सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन कर रहा है और इसके लिए जहाज को विशेष रूप से तैयार किया गया है। इससे पहले नौसेना के जहाज़ों जलाश्व और मगर ने पहले ही मालदीव और श्रीलंका से 2,874 भारतीयों को कोच्चि और तुतीकोरिन बंदरगाहों तक पहुंचाया है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत 1,01,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये इस कार्यक्रम के तहत अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 31,493 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है, जो चालू वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान के 50% से ज्यादा है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 60 करोड़ 80 लाख श्रम दिवसों का सृजन किया गया है और 6 करोड़ 69 लाख व्यक्तियों को काम दिया गया है। मई 2020 के औसतन 2 करोड़ 51 लाख व्यक्तियों को प्रतिदिन कार्य दिया गया, जो कि पिछले साल मई में प्रदान किए गए कार्य से 73% अधिक है। आजीविका को बढ़ावा देने के लिए जल संरक्षण और सिंचाई, वृक्षारोपण, बागवानी से संबंधित कार्यों और व्यक्तिगत लाभकारी कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत स्टेज यानी BS6 श्रेणी के सभी वाहनों के लिए 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली हरे रंग की पट्टी को लगाना अनिवार्य कर दिया है। ये पट्टी
पंजीकरण के विवरण वाले मौजूदा स्टिकर के ऊपर लगेगा। ये हरित पट्टी किसी भी प्रकार के ईंधन यानी पेट्रोल या सीएनजी वाले वाहन जिन पर हल्के नीले रंग का स्टिकर लगाया गया है और डीजल वाले वाहन जिन पर नारंगी रंग का स्टिकर होता है उसके ऊपर लगाई जाएगी। 1 अप्रैल 2020 से BS6 उत्सर्जन मानकों में स्टिकर और स्वच्छ उत्सर्जन मानकों का प्रावधान किया गया है। इस बीच भारतीय रेलवे को लेकर एक अच्छी खबर है। भारतीय रेल ने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान अब तक का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा रिकॉर्ड दर्ज किया है। अप्रैल 2019 के बाद से रेल दुर्घटना में एक भी यात्री की मौत नहीं हुई है। भारत में 166 साल पहले 1853 में रेलवे प्रणाली शुरू होने के बाद से साल 2019-20 में पहली बार ये उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 15 महीनों में एक भी रेल यात्री की मृत्यु नहीं होना सभी मामलों में सुरक्षा प्रदर्शन में सुधार लाने की दिशा में भारतीय रेल की ओर से निरंतर किए गए प्रयासों का परिणाम है। राज्यसभा की 6 सीटों के लिए आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। कर्नाटक में 4 और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट के लिए चुनाव होना है। कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में कुल 6 राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज वर्चुअल माध्यम से पश्चिम बंगाल के लोगों को वो आज संबोधित करेंगे। इससे पहले कल उन्होंने ओडिशा के लोगों को संबोधित किया था। ओडिशा की भूमि और भगवान जगन्नाथ को नमन करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने हमेशा अपनी स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजनीति में सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं बल्कि जनसंवाद करने के लिए आई है। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि वर्चुअल रैली बीजेपी का अभिन्न अंग है और पार्टी के नेता संगठन के माध्यम से जनसंपर्क करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को कर्ज की बिक्री को लेकर नियमों के एक व्यापक मसौदे को पेश किया है। ये नियमित भुगतान वाले कर्ज या अटके पड़े कर्ज या फंसे हुए कर्ज यानी एनपीए हो सकते हैं। आरबीआई ने कहा कि कर्जदाता किसी भी कारण से कर्ज की बिक्री कर सकते हैं। इसमें अपने कर्ज को संतुलित करने के लिए रणनीतिक बिक्री या फंसे कर्ज का निपटान करने के लिए उसका समाधान शामिल है। केंद्रीय बैंक ने वितरित कर्ज की बिक्री के लिए व्यापक रूपरेखा का खाका जारी करते हुए कहा कि बैंक कर्ज के लिए गतिशील द्वितीयक बाजार उससे संबद्ध ऋण जोखिम कीमत की खोज सुनिश्चित करेगा। इस पर संबंधित पक्ष 30 जून तक आरबीआई को अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड आपातकालीन ऋण सुविधा सिर्फ एमएसएमई को ही नहीं बल्कि सभी कंपनियों को कवर करती है। फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार नए निवेश पर 15% कॉर्पोरेट टैक्स दर का लाभ उठाने की समय सीमा बढ़ाने पर विचार करेगी। उन्होंने भारतीय व्यवसाय को जरूरी संबल देने और अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के उद्देश्य से उद्योग जगत को हर संभव सरकारी सहायता देने का आश्वासन दिया। करदाताओं को सहूलियत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने एसएमएस के जरिए GSTR 3B फॉर्म में 0 GST मासिक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दे दी है। इससे 22 लाख से ज्यादा उन पंजीकृत करदाताओं को GST अनुपालन में आसानी होगी जिन्हें अब तक साझा पोर्टल पर अपने खाते में लॉगिन करना पड़ता था और फिर हर महीने अपना रिटर्न दाखिल करना पड़ता था। अब 0 देनदारी वाले इन करदाताओं को GST पोर्टल पर लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है और वो सिर्फ एक SMS से ही अपना 0 रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। मुंबई की विशेष अदालत ने भगोड़े आभूषण कारोबारी नीरव मोदी की संपत्ति आर्थिक अपराधी भगोड़ा कानून के तहत जब्त करने का आदेश दिया। देश में ये पहला ऐसा मामला है जब अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत किसी की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। नीरव मोदी को पिछले साल दिसंबर में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को नीरव मोदी की उन परिसंपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए हैं जो पीएनबी के पास गिरवी नहीं है। इसके लिए अदालत ने निदेशालय को 1 महीने का वक्त दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ दशकों पुराने सीमा विवाद का भारत जल्द से जल्द समाधान चाहता है। साथ ही उन्होंने पूर्वी लद्दाख में जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए चीन और भारत की सेनाओं के बीच पिछले हफ्ते हुई उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता को सकारात्मक बताया।
महाराष्ट्र में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और चीन ने वर्तमान संघर्ष सहित सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में है और किसी भी कीमत पर राष्ट्र के गौरव और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया जाएगा। भारत चीन को सीमा को लेकर एक विवाद का सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। हम चाहते हैं कि यह सीमा का विवाद जल्दी से जल्दी सुलझना चाहिए। इस समय भारत और चीन दोनों के बीच मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है और डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है। अभी 6 तारीख को जो बातचीत हुई है, बातचीत काफी पॉजिटिव रही है, काफी सकारात्मक रही है। भारत और चीन दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि आगे भी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए और इस समय का जो टसल है उसे सुलझाने के लिए यह बातचीत का सिलसिला हम लोगों का आगे चलेगा। हम लोग किसी भी सूरत में भारत के सम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। समस्त देशवासियों को इस वर्चुअल रैली के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। चीनी विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LOC पर शांति कायम रखने और मौजूदा गतिरोध को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बनी सहमति को लागू करने पर सहमत हुए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयुंग ने कहा कि एक सहमति ये बनी है कि दोनों पक्षों को अपने शीर्ष नेताओं के बीच सहमति को लागू करने की जरूरत है ताकि गतिरोध को विवाद में बदलने से टाला जा सके। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देश सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए काम करेंगे और शांतिपूर्ण माहौल कायम करेंगे। चीन का ये बयान सीमा पर मौजूदा गतिरोध को सुलझाने के लिए बीते दिनों हुई सैन्य अधिकारियों की मैराथन बैठक के 2 दिन बाद आया है। 19वीं सदी के प्रमुख आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की आज पुण्यतिथि है। उनके नेतृत्व में मुंडा आदिवासियों ने 19वीं सदी के आखिरी सालों में उलगुलान आंदोलन को अंजाम दिया। साल 1897 से लेकर 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेजी सिपाहियों के बीच कई बार युद्ध हुए। बिरसा मुंडा ने अपने जीवन में महापुरुष का दर्जा हासिल किया। उन्होंने आज ही के दिन 1900 को रांची जेल में अपनी आखिरी सांस ली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। उपराष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा है कि लोग उन्हें धरती आबा यानी धरती पिता कहते थे। वो हमारी लोक परंपरा में जन स्मृतियों में आज भी जीवित हैं। अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून 11 जून को मुंबई पहुंचने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा के कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे मुंबई सहित महाराष्ट्र तट पर बारिश तेज होने का अनुमान है। इस बीच मॉनसून देश के कुछ और भागों में आगे बढ़ रहा है। ये दक्षिणी भीतरी कर्नाटक, रायलसीमा के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के ज्यादातर भागों, समूची दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में सक्रिय हो गया है। वहीं गुजरात के कई भागों में कल तेज हवाओं के साथ मॉनसून पूर्व वर्षा हुई। सौराष्ट्र और गुजरात के अन्य हिस्सों में कई जगह पर आज भी भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जिंदगी अब वापस पटरी पर लौट आई है, लेकिन हमेशा सावधानी बरतें और कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सभी एहतियातों को जरूर अपनाएं। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।